लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जब भी हम टिश्यू पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें पता होता है कि टिश्यू 4 टाइप के टिश्यू होता है। तो ये जो ब्लड होता है ये कनेक्टिव टिश्यू का एक ये टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है तो हार्ड भी हो सकता है लाइक द बोन, ये सॉफ्ट भी हो सकता है, ठीक है, लाइक द फैट, ये लिक्विड भी हो सकता है लाइक द ब्लड एंड लिम्फ। तो चलिए आज हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड पढ़ते हैं, आखिर ब्लड क्या होता है। ठीक है, ब्लड के अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो इस पिक्चराइज डायग्राम से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके साथ में ही इसी का फुल डिस्क्रिप्शन भी है, आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट लेते चलाओ। ठीक है, आपको पढ़ने में थोड़ा सा और इजी होगा। तो ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ब्लड्स हैं, ब्लड के अंदर हम देखते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स के अंदर हमने देखा है कि इसके अंदर 55% होता है प्लाज्मा। ठीक है, 55% प्लाज्मा के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं हम इसको बोलते हैं सेल का ब्लड कार्पस्कल्स या फिर ब्लड सेल्स, जिसके अंदर होती है आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स मतलब डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये होती है टोटल 45%। ठीक है, ये जो येलो वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा प्लाज्मा है, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, हमारे ब्लड सेल्स है। आगे देखते हैं हम, अब ये जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का जो वेट है, एक इंसान का जितना बॉडी वेट होता है उसका 8% जो होता है तो ब्लड होता है हमारी बॉडी के अंदर, 8% क्या होता है, ब्लड होता है किसी भी एक इंसान के अंदर। ठीक है, रिमेनिंग 92% जो होता है एक बॉडी के अंदर दूसरी चीजें होती है। अब ब्लड जो 8% होता है उसमें जो होता है तो हमने ये देखा है कि 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब इस प्लाज्मा के अंदर भी क्या क्या होता है तो हमने देखा है इसमें 7% प्रोटीन्स होती है, 91.5% या फिर हम बोल सकते हैं 92% क्या होता है इसमें वाटर होता है, और 1.5% या फिर 1% क्या होता है इसके अंदर कुछ सॉलिड्स होते हैं। देखिए सर, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं कौन से प्रोटीन्स होते हैं, लाइक द एल्बुमिन। एल्बुमिन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है ब्लड के अंदर, दैट इज द 54%। देन होता है ग्लोबुलिन 38% एंड फाइब्रोनोजन 7%। ठीक है, और 1% कुछ अदर प्रोटीन्स इसमें होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर तो खैर 92% है लगभग। ठीक है, अदर सॉलिड जो होते हैं प्लाज्मा के अंदर, सॉलिड क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो सकता है भैया, जो भी कुछ आयंस होते हैं जैसे NaCl है, ठीक है, सोडियम है, क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, इस टाइप के कुछ भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। देन कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होती है इसमें, रेगुलेटरी सब्सटेंस होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी अपने बॉडी के अंदर जो होते हैं तो ब्लड के अंदर कहाँ होते हैं, प्लाज्मा के अंदर ये होते हैं, जो कि किडनी से फिल्टर होकर फिर यूरिन के साथ में बाहर हो जाता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो 55% प्लाज्मा होता है। इसके बाद में जो फॉर्म एलिमेंट्स है, फॉर्म एलिमेंट मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो ब्लड सेल्स वो कितनी होती है, 45% जो वॉल्यूम है ब्लड का वो उसके अंदर क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है। ब्लड सेल्स क्या क्या हो सकती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो देखिए जो प्लेटलेट होती है, आइडियली इसका प्लेटलेट का जो मेजर फंक्शन है या फिर जो फिजियोलॉजी, वो ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यू देखें हमारी बॉडी के अंदर कितना होता है, तो ये होता है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक, ये नॉर्मल वैल्यू है। इस रेंज के अंदर अगर है ब्लड के अंदर तो ये नॉर्मल वैल्यू थी। जब भी हम अगर ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके अंदर ये नॉर्मल वैल्यू भी होती है, और उसके सामने जो नई वैल्यू है ज़्यादा है या फिर कम है वो भी बताया जाता है। देन डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स, ये होता है 5000 से लेकर 10,000 होती है। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं जिसमें हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इवोसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, ये इसके डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इसको और अच्छे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए ओनली मैंने नाम यहाँ पर बता दिया आप लोगों को। और इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो होता है तो जो ब्लड है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो होती है, ज़्यादा होती है ब्लड के अंदर, 4.8 से 5.4 मिलियंस की रेंज में ये होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इन ब्लड को, जो हमने अभी पढ़ा है ब्लड का कंपोजिशन, उसी को हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं ताकि एग्जाम से और हमें अच्छे से समझ में आए। ब्लड जो होता है आर्टेरियल ब्लड, आर्टेरियल ब्लड मतलब क्या होता है, आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्राइट रेड होता है। ठीक है, ब्राइट रेड होने का कारण ये होता है क्योंकि आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, इसलिए कैसा दिखता है वो ब्राइट रेड दिखता है। लेकिन जो वेनस ब्लड है, मतलब जो वेन के अंदर जो ब्लड है वो कैसा होता है, डार्क रेड होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, ये हर, तो इस टाइप से क्या ब्राइट रेड ब्लड या फिर
डार्क रेड ब्लड इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। खैर वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। उसको हम कोरोनरी पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन को वैसे हम 2 बार पढ़ने वाले, और थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगा जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, मतलब हार्ट को, तब भी हम इसको पढ़ते हैं, और जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तब भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें आइडियली होता यह है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, आर्टरी में जो होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। और जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये थोड़ा सा क्या होता है, अपोजिट है। खैर हम जब उस यूनिट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर और थोड़ा डिटेल्स इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, एक पॉइंट है याद रखने के लायक, एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो एक रेंज है ब्लड के पीएच की 7.35 से लेकर 7.45 ब्लड का पीएच होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट न्यूट्रल रेंज का होता है, लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कितना होता है ब्लड का पीएच, 7.4, ठीक है। क्या होता है, 7.4 होता है ब्लड का पीएच, ये इन जनरल माना जाता है। ब्लड की सेल्स, हमने जब ब्लड का कंपोजिशन देखा तो हमने देखा कि ब्लड का प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, और ब्लड सेल्स कितनी होती है, 45%। ब्लड सेल्स हमने देखा आरबीसी डब्ल्यूबीसी में प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का, तो वो क्या होता है, एक लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, ठीक है। अब हम प्लाज्मा आइडियली क्या किससे बोलेंगे, तो अगर हमने ब्लड में से ब्लड सेल्स को निकाल दिया, ठीक, तो क्या बच जाएगा, प्लाज्मा बच जाएगा। एक टर्मिनोलॉजी हमें और सुनने मिलती है अक्सर, सीरम। अब ये सीरम क्या है, अगर हमने इस प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया, क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब कि ऐसे फैक्टर्स जो ब्लड का थक्का बनने में मदद करते हैं, हमने अगर उसको हटा दिया तो हमारे क्या पास क्या बच जाएगा, ओनली सीरम बन जाएगा। अब सीरम के अंदर क्या होगा, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे, मतलब ये क्या होगा, क्लॉट नहीं बनेगा, इसका थक्का नहीं बनेगा, ये लिक्विफाई ही रहेगा। और ये कैसा होता है, हमारा प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का होता है, ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए। इसका जो हम कंपोजिशन अगर देखें प्लाज्मा का, ठीक है, तो इसमें हमने देखा 92% वाटर होता है, लास्ट स्लाइड में भी हमने पढ़ लिया। 7% इसके अंदर प्रोटीन होता है, जिसे हमने देखा एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, और फाइब्रोनोजन इसके अंदर होता है, ठीक है। कुछ इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी इसके अंदर होते हैं, वो कि लगभग 1% होते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम देखते हैं फॉर्म एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल्स। हमने देखा कि ब्लड सेल्स क्या क्या होती है, तो ब्लड सेल्स होती है हमारे पास में आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। 3 टाइप की हमारे पास में सेल्स होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसको बोला जाता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसको बोला जाता है आरबीसी, या फिर बोला जाएगा इसको इरिथ्रोसाइट्स। अभी जो रेड ब्लड सेल्स है, इसका जो काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना ऑक्सीजन का। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ये लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स को देता है, ठीक है। आरबीसी क्या करती है, लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर बॉडी की जो भी अदर सेल्स है वहां पर ये क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। अब ये आरबीसी ने ऑक्सीजन ब्लड सेल्स को तो दे दिया, मतलब कि हमारी बॉडी की सेल्स को दे दिया, उस सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वहां से उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर किसको दे देता है, ये लंग्स को दे देगा, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, क्या बॉडी की सेल्स से लेकर किसको देता है, ये लंग्स को दे देता है, ठीक है। अब क्या होता है आइडियली, जो आरबीसी किसी भी सेल के अंदर ऑक्सीजन क्यों लेकर जाती है, तो हमने ये देखा था कि किसी भी सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके अंदर एक रिएक्शन होती है C6O12O6, जिसको हमने पढ़ लिया अभी माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते टाइम, जिसके अंदर क्या होता है, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, ठीक है, जो कि आरबीसी लेकर आई कोशिका के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसके यहाँ ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई, और क्या बन जाता है यहाँ पर 6CO2 बन जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और बनता है 6H2O बनता है, और इसके अंदर बनता है, अगर सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो 38 ATP बन जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी सेल है उसके अंदर ऑक्सीजन क्यों लेके जाती है आरबीसी, ताकि वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन हो और एनर्जी बन सके। एनर्जी बन गई ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में और क्या बन गया यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 भी बन गया। ऑक्सीजन को आरबीसी लेकर आई थी लंग्स से सेल्स तक, बॉडी की सेल्स तक। अब ये जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसको भी कौन लेके जाती है, आरबीसी क्या करती है, इसको लेकर जाती है कहाँ पर, लंग्स तक लेके जाएगी। फिर हम उस लंग्स से एयर को जब बाहर करते हैं, एक्सहेल करते हैं, या फिर सांस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है। तो ये एक ये मैकेनिज्म है, ठीक है। एल्बुलाई में,
ठीक है। एक्चुअली जो होता है एल्वियोलाई इसको हम बोला जाता है, जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, उसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। वहाँ पर क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो एल्वियोलाई होती है उसके ऊपर क्या ब्लड कैपिलरी का जाल बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है, गुच्छा बना है। तो क्या होता है? पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है? अपने आप जो ऑक्सीजन होती है लंग्स से, एल्वियोलाई से कहा जाती है, ब्लड के अंदर चली जाती है, और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर आ जाता है, फिर वो एल्वियोलाई से बाहर हो जाता है जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो ठीक है, ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं आरबीसी से रिलेटेड, जब मैच्योर आरबीसी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, अगली साइड में बता देंगे। ठीक है, जो मैच्योर आरबीसी है, अब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसके साथ में लाइफ स्पान अगर हम देखें आरबीसी का कितना था, लगभग 120 डेज। लाइफ स्पान का मतलब होता है आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है, एक बार बन जाती है। इसके बनने की प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। तो ये कैसे होता है? 120 दिन तक जिंदा रहेगी, उसके बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन में जाकर। ठीक है, तो इसलिए उसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। ठीक है, मतलब के लाल रक्त कनिकाओं का कब्रस्तान इसको बोला जाता है, क्योंकि वहां जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अब अगर शेप अगर हम देखें आरबीसी का, तो ये होता है बायकॉन्केव होता है। ठीक है, बायकॉन्केव होने का जो बेनिफिट मिलता है हमें आरबीसी का, तो वो ये बेनिफिट है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है आरबीसी का। ठीक है, बायकॉन्केव होने के कारण डिस्क लाइक शेप होता है। आगे हम देखते हैं आरबीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, एग्जाम से कभी भी आ सकता है। तो आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, और उस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो कि ग्लोबिन नामक प्रोटीन से और हीम मतलब आयरन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हम इसको बोला जाता है। अब हम देखें कि एक हेल्दी एडल्ट पर्सन के अंदर जो आरबीसी वो कितनी होती है, लगभग 5.4 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होती है पर माइक्रोलीटर। ठीक है, एक माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर आरबीसी कितनी होती है? एडल्ट मेल के अंदर जो होती है तो 5.4 मिलियन, और एडल्ट फीमेल के अंदर जो होती है एक माइक्रोलीटर के अंदर जो होती है तो कितनी होती है? 4.8 मिलियन होती है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर कम होती है आरबीसी। ठीक है, एज कंपेयर टू द मेल। ठीक है, देन जो मैच्योर आरबीसी डिफरेंट, उसमें अगर हम देखें तो उसकी जो मेम्ब्रेन कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। मैच्योर आरबीसी की मेम्ब्रेन कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसके साथ में कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होगी। अब स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होने का फायदा ये होता है कि स्ट्रॉन्ग होने से वो रप्चर नहीं होगी, और फ्लेक्सिबल होने के कारण वो क्या होती है? फोल्ड भी हो सकती है। मतलब क्या होती है? वो स्क्वीज हो जाती है, स्मॉल कैपिलरीज से वो आराम से बाहर निकल जाती है। ठीक है, विदाउट डिस्ट्रॉय हुए। ठीक है, तो क्या होता है? जो नैरो ब्लड कैपिलरीज है, बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज है, वहां से भी ब्लड सेल्स आराम से चली जाती है, क्योंकि कैसी फ्लेक्सिबल है, उसके अंदर साइज कम ज्यादा हो सकती है फ्लेक्सिबल होने के कारण। और स्ट्रांग होने के कारण क्या होती है? वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, टूटती नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होगा उसका। ठीक है, और इजीली वो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करती रहती है और ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आरबीसी की। आरबीसी अपने आप में एक सेल है, उसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो उस आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहां पर क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ होता है एंटीजन। ठीक है, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं एंटीजन, और वो एंटीजन किससे मिलकर बने होते हैं? ग्लाइकोलिपिड से ये मिलकर बने होते हैं। और इस एंटीजन के आधार पर ही जो होता है तो ब्लड का ब्लड ग्रुपिंग होता है। ठीक है, मतलब ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है? ए बी ओ, या फिर जो ब्लड का जो टाइप है RH पॉजिटिव या फिर RH नेगेटिव, ये किसके आधार पर होता है? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखते हैं आगे के, हमें ब्लड ग्रुप के टाइप भी पढ़ने हैं तो उसमें हम और थोड़ा सा क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, आरबीसी के अंदर लैक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम, लैक होता है माइटोकॉन्ड्रिया की, बहुत कमी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर कमी है इसके अंदर, तो डियर फ्रेंड्स क्या होता है? ये एनारोबिकली इसमें एटीपी जनरेट होगा। एटीपी इसके अंदर जनरेट तो होता है, बट कैसा होता है ये? एनारोबिकली। एनारोबिकली मतलब विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं होगा और एटीपी इसमें बनता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर आरबीसी को देखें तो एक आरबीसी के अंदर 180 मिलियन, ठीक है, 180 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एक आरबीसी के अंदर, एक मैच्योर आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और हमने पहले भी देखा है कि
हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? हीम एंड ग्लोबिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। हीम मतलब के आयरन वाला जो पार्ट है, ठीक है। अब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है, ये याद रखिए, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है? ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये बाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखिए, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब ये होता है प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी का जो सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस, और ये स्टार्ट होता है रेड बोन मेरो के अंदर, ठीक है। रेड बोन मेरो कहाँ होता है? जो हमारी बॉडी की जो बोन है, ठीक है, जो अस्थियां है, जो स्केलेटल सिस्टम, उसकी जो भी फ्लैट बोन है या फिर हमारी जो लॉन्ग बोन है, ठीक है, उस लॉन्ग बोन के जो भी क्या होता है वहां पर जो भी एंड होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो सिरे होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है? रेड बोन मेरो होता है। कुछ फ्लैट बोन होती है। फ्लैट बोन मतलब कि हमारी क्या होती है भैया? हम देखिए, स्टर्नम फ्लैट बोन है, हमारी स्केपुला फ्लैट बोन है, ठीक है, हमारी जो क्रैनियल बोन है ये फ्लैट बोन है, इसके अंदर रेड बोन मेरो होता है, उस रेड बोन मेरो के अंदर होता है इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। और हमारी जो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग मतलब फीमर है, ठीक है, ये हमारे जो ह्यूमरस है, इसके जो एंड है, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, यहाँ पर जो बोन मेरो होता है तो होता है रेड बोन मेरो, और वहां पर क्या होता है? इरिथ्रोपोइसिस होता है, मतलब के आरबीसी का सिंथेसिस होगा, ठीक है। एक और टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है सेलुलर ऑक्सीजन डिफिशियंसी। सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो हम इसको क्या बोला जाता है? हाइपोक्सिया हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पहले तक हमने जो देखा ये किससे रिलेटेड था? टोटल आरबीसी, ठीक है। अब ब्लड का जो सेल्स है, आरबीसी के अलावा दूसरी सेल्स क्या होती है? इसके अंदर होती है डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। अब ये जो ल्यूकोसाइट्स है ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है हमारे बॉडी को पैथोजन से, ठीक है, और इसके साथ में कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस से हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन किया जाता है बाय द डब्ल्यूबीसी। अब ये पैथोजेंस क्या होते हैं जिससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डब्ल्यूबीसी? आइडियली जो पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि कैपेबल है किसी भी डिजीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। मतलब कोई पैथोजेंस अगर हमारी बॉडी में एंटर करते तो हमें बीमारी हो सकती है, ठीक है। इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे पैथोजेंस होते, तो हम तो हर रोज बीमार हो सकते थे, लेकिन हमारी डब्ल्यूबीसी क्या करती है? उसका फैगोसाइटोसिस कर देती है, उससे हमारा प्रोटेक्शन करती है। इस कारण से हम क्या होते हैं? बार बार बीमार नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस है, बाहर से आने वाले जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उसको उससे भी डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के कुछ टाइप्स हैं। 2 टाइप की होती है डब्ल्यूबीसी, एक को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स और एक को बोला जाता है एग्रेनुलोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो ग्रेनुलोसाइट है उसमें 3 सेल्स आती है, लाइक द न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये जो है तो ग्रेनुलोसाइट्स है। इसके अलावा जो एग्रेनुलोसाइट्स है उसमें है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इस लिम्फोसाइट्स के और सब टाइप होते हैं जिसको अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये तीनों क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स है, मतलब इनके अंदर क्या होते हैं? ग्रेनुल्स प्रेजेंट, इस, ठीक है, इस टाइप के आप देखिए यहाँ पर ग्रेनुल्स प्रेजेंट है। अब एग्जाम्स के अंदर हमें पूछ लिया जाता है कि विच वन इज द ग्रेनुलोसाइट, या फिर पूछा जाता है विच वन इज द एग्रेनुलोसाइट। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार कैसे पता करें। तो देखिए एक थोड़ा सा आइडियली हो सके तो याद कर लो, अगर याद नहीं रहे तो छोटी सी ट्रैक से देखिए। ग्रेनुलोसाइट के अंदर हमने देखा क्या है? सबके लास्ट में क्या था? फील आ रहा है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। इधर क्या आ रहा है? इओसिनोफिल्स। यहाँ पर क्या आ रहा है? बेसोफिल। फील है मतलब ग्रेनुलोसाइट और साइट है मतलब एग्रेनुलोसाइट। समझ में आ गया? तो आपको यही थोड़ा सा याद रखने में इजी होगा। अब हम देखते हैं कि जो जितने भी टाइप के डब्ल्यूबीसी हैं ये अपने अपने लेवल पे इनका जो मेजर फंक्शन क्या है? तो हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करना, डिफेंस मैकेनिज्म करना, या फिर हम बोलते हैं इसका क्या करता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम का ये काम करता है, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन से हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करना, यही क्या इनका मेजर फंक्शन है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। अब हमने जो टाइप्स देखे ग्रेनुलोसाइट्स में, हमने 3 सेल्स देखी, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स।
याद रखने की ट्रिक पता चल गई कि फील है मतलब ग्रेनुलोसाइट्स है। इनको भी हम थोड़ा थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स हैं इसका जो दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। आइडियली सबकी सब ल्यूकोसाइट ही है ना, WBC का टाइप है ये, ठीक है। तो 90% जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये प्रेजेंट रहती है बोन मेरो के अंदर होता है। 90% न्यूट्रोफिल्स कहाँ रहती है? बोन मेरो के अंदर। जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन अगर होता है, इन्फ्ला मतलब सूजन अगर होती है, तो ये क्या करती है वहां से रिलीज हो जाएगी और रिलीज होकर कहाँ चली जाती है? इन्फ्लामेशन की साइड पर ये चली जाती है। सर्कुलेशन से क्या होती है? इजीली रिलीज हो जाती है, बोन मेरो से आ जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन जब भी होगा तो वहाँ पे कौन एक्टिव हो जाता है? न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल का अगर हम लाइफ स्पान देखें, अगर उसकी लाइफ देखें तो कितना है इसकी लाइफ स्पान? कुछ आवर्स से लेकर तो 3 डेज, ठीक है। कुछ ही आवर्स से लेकर 3 डेज तक इसका लाइफ स्पान होता है। उसी टाइप से अगर हम इओसिनोफिल्स को अगर हम देखें तो इओसिनोफिल जो होती है तो ये रिक्वायर होती है अगेंस्ट द पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही क्या रहते हैं? सर्वाइव करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन लेकर हमें इन्फेक्शन भी करते हैं, मतलब हमारी बॉडी उनके लिए होस्ट बन जाती है। तो उस टाइम पे ये इओसिनोफिल क्या करता है? उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और IgE मेडिएटेड एलर्जिक रेस्पॉन्सेस में क्या होती है? इओसिनोफिल होता है, ठीक है। इसका भी लाइफ स्पान कितना है? कुछ आवर्स से लेकर 3 डेज तक इसका लाइफ स्पान होता है। नेक्स्ट बेसोफिल्स होती है। अब ये जो बेसोफिल होती है तो बहुत ही लिस्ट कॉमन है, ये ग्रेनुलोसाइट लिस्ट कॉमन ग्रेनुलोसाइट है जो 0.5 से लेकर 1% तक होती है। तो ये तीनों की तीनों सेल्स क्या है हमारी? ग्रेनुलोसाइट। WBC की टाइप तो है लेकिन कौन से टाइप की? ये ग्रेनुलोसाइट टाइप की होती है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अगर याद रखना है तो न्यूट्रोफिल्स के लिए आप याद रखिए कि ये जब भी न्यूट्रोफिल्स अगर इन्फ्लामेशन के साथ में कोरिलेट करेंगे तो किसको करेंगे हम? न्यूट्रोफिल्स को। और इओसिनोफिल को कहाँ करेंगे अपन? IgE मेडिएटेड एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। और कहाँ पर ये हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करता है? पैरासाइटिक इन्फेक्शन से, ठीक है। आगे हम देखते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या थी? ए ग्रेनुलोसाइट्स थी। मोनोसाइट्स कैसी है? ए ग्रेनुलोसाइट्स होती है ये। और आइडियली जो मोनोसाइट्स है इसको भी अगर हमें याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट WBC है ये ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मोनोसाइट किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है। अब ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं इनका जो फंक्शन होता है ये क्या होता है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस इनका मेजर एक्शन होता है। फेगोसाइटोसिस मतलब होता है इंगल्फमेंट करना। इंगल्फमेंट करना मतलब निगल लेना। जो भी पैरासाइट है, जो भी पैथोजन से हमारे बॉडी में एंटर अगर होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन मैटर है हमारी बॉडी में जैसे एंटर होता है तो ये जो मोनोसाइट है ये क्या करता है? उसको इंगल्फमेंट कर लेता है, फेगोसाइटोसिस कर लेता है, उसको निगल लेता है, उसको खा लेता है और हमारी बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। पिनोसाइटोसिस क्या होता है? अगर लिक्विड मटेरियल को कोई अगर इंटेक कर लेता है तो पिनोसाइटोसिस, और अगर सॉलिड मटेरियल्स को अगर खाता है, सॉलिड सेमी सॉलिड को, तो क्या बोलेंगे अपन? फेगोसाइटोसिस, ठीक है। देन होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये भी कौन सा टाइप है? ये ए ग्रेनुलोसाइट का टाइप है WBC का। क्या है? लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट को मैंने बताया था कि लिम्फोसाइट के अंदर कुछ और टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं जो लिम्फोसाइट है जब मैच्योर होती है थाइमस के अंदर तो इसको हम इस लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। जब ये थाइमस के अंदर मैच्योर होगी तो क्या बना देगी? टी लिम्फोसाइट्स। तो क्या होता है? लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती है और क्या बना देती है? टी लिम्फोसाइट्स। याद रखने के लिए रख सकते हो थाइमस का टी और टी लिम्फोसाइट का टी। तो आप कोरिलेट कर सकते हो कि लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर होती है? थाइमस के अंदर, और उसको हम क्या बोल देंगे? टी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद में मैच्योर इन बोन मेरो। अगर लिम्फोसाइट बोन मेरो के अंदर अगर मैच्योर हो रही है तो बी लिम्फोसाइट, बी फॉर द बी लिम्फोसाइट और बी फॉर द बोन मेरो, ठीक है। लिम्फोसाइट अगर बोन मेरो में मैच्योर हो रही है तो बी लिम्फोसाइट, और अगर थाइमस में हो रही तो टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लिम्फोसाइट्स होती हैं हम उसको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे। अगर बी लिम्फोसाइट है टी लिम्फोसाइट्स में तो उसको बोला जाता है नेचुरल किलर लिम्फोसाइट सेल्स। इनको क्या बोलेंगे? नेचुरल किलर सेल्स। अगर लिम्फोसाइट को ना हम बी लिम्फोसाइट बोल पा रहे हैं ना टी लिम्फोसाइट बोल रहे हैं, मतलब कि वो ना तो थाइमस में मैच्योर हुई है ना ही बोन मेरो में, तो ऐसी लिम्फोसाइट को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल किलर सेल्स। तो ये पूरे के पूरे क्या थे?
टाइप्स हैं हमारे WBC के। अब हमने देखा कि सेल का जो कंपोनेंट था जिसमें प्लाज्मा था, ठीक है 55%, और प्लाज्मा हमारी ब्लड की सेल्स थी 45%, जिसमें से हम आरबीसी पढ़ चुके हैं, जिसमें से हम WBC पढ़ चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट ब्लड पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं हम इसकी स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास में बचा है लास्ट वाला, दैट इज द प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स को और क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। अब जो प्लेटलेट्स जो होता है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर क्या नहीं होता भैया, तो हमें पता है इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ये चीज हमने आरबीसी में भी पढ़ी थी कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है इस प्लेटलेट का, इसका ये रिलीज करता है कुछ केमिकल्स को जो क्या प्रमोट करते हैं ब्लड का क्लॉटिंग्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करता है, ये कुछ केमिकल रिलीज करती प्लेटलेट, जिसके कारण से क्या होता है ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ब्लड का जो थक्का बनता है, ठीक है, तो उस क्लॉटिंग के अंदर ये हेल्प करता है प्लेटलेट्स। अभी जो प्लेटलेट्स जो होता है इसका जो ब्लड क्लॉटिंग का जो फंक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है, और कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर इसको पाया गया है, ठीक है, जिसका फंक्शन किसके इक्विवेलेंट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स के इक्विवेलेंट्स है। मतलब कि थ्रोम्बोसाइट जितना पोटेंशियल है, जितना पोटेंट है ब्लड का क्लॉट जमाने के लिए, उतना ही पोटेंट कौन होता है, हमारी प्लेटलेट्स भी होती है, ठीक है। मतलब ब्लड का क्लॉटिंग करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। और जब ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं तो ऑब्वियसली जब कभी भी इंजरी होती है तो ये क्या प्रिवेंट करेंगे, ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर देंगे बाय द क्लॉटिंग द ब्लड, ठीक है। ब्लड को क्लॉट करके क्या करेंगे, ब्लड लॉस को बचाएंगे, मतलब ज्यादा ब्लड लॉस नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट के फॉर्मेशन में लगभग 5 डेज का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ थे बुलेट पॉइंट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, जो हमने अब ये पढ़ा कि जो भी टाइप्स हमने देखे WBC के, ठीक है, WBC के टाइप्स हमने देख लिए हैं, क्या क्या 5 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और एक है बेसोफिल्स, ठीक है। अब हम इनके कुछ सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स के क्या है, कुछ सिग्निफिकेंस है। अब इस सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं अगर न्यूट्रोफिल्स हाई काउंट है या फिर लो काउंट है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो हम देखते हैं न्यूट्रोफिल्स अगर हाई काउंट में है, ठीक है, जब ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, रक्त की जब जांच होती है, खून की जब जांच होती है, और अगर उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स अगर हाई अमाउंट में है, ठीक है, इसका मतलब है हमें क्या हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर बर्न हुआ है, जला हुआ है इंसान, या फिर उसको स्ट्रेस है, या फिर बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है, ठीक है। जब हमने न्यूट्रोफिल्स पढ़ा तब भी मैं बताया था कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो क्या रिलीज होता है, वहाँ से बोन मैरो से रिलीज हो जाता है न्यूट्रोफिल्स। अगर न्यूट्रोफिल ज़्यादा है तो ये इंडिकेशंस हमें पता चलते हैं। अगर लो है तो मतलब क्या है, रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है, ड्रग टॉक्सिसिटी हुई है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में, या फिर सिस्टमिक ल्यूपस है, मतलब इरिथ्रोमेटस है, ठीक है, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस हो चुका है। अगर लिम्फोसाइट का लेवल अगर हाई है, इसका मतलब क्या, वायरल इन्फेक्शन है इंसान को, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का हाई था तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लिम्फोसाइट का अगर हाई है तो वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। या फिर हो सकता है ल्यूकेमिया हो, ल्यूकिया मतलब क्या, ब्लड कैंसर है, ठीक है, और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो चुका है। अगर लो है लिम्फोसाइट का लेवल हमारी ब्लड के इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में तो लंबे समय से इंसान बीमार है, मतलब प्रोलॉन्ग इलनेस है, या फिर ऐसे इंसान को HIV इन्फेक्शन है, या फिर इम्यूनोसप्रेशन है। इम्यूनोसप्रेशन मतलब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, क्रोनिक डिजीज से सफ़र है, किडनी की डिजीज हो सकती है, या फिर इसको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, या फिर इसको HIV हो सकता है, ठीक है, या फिर लंबे समय से वो इंसान स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ऐसे इंसान का इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है, जिसके अंदर लिम्फोसाइट का लेवल कम आएगा, ठीक है। जैसे देखो कॉर्टिसोल का वो ट्रीटमेंट ले रहा है। आइडियली क्या होता है, आर्थराइटिक पेशेंट को जो होता है तो मतलब स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। कुछ क्रोनिक डिजीज के अंदर भी स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चलता है, जिससे कारण से क्या चलता है, लिम्फोसाइट का लेवल लो हो जाता है। देन हमने देखा मोनोसाइट्स, ठीक है, तो ये जो मोनोसाइट्स है ये ए ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है। मोनोसाइट अगर बढ़ा हुआ है तो वायरल इन्फेक्शन है, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर इंसान को ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर ल्यूकेमिया हो सकता है, या फिर कुछ क्रोनिक डिजीज है।
अगर मोनोसाइट का लेवल हाई है तो। अगर मोनोसाइट का लेवल लो है तो क्या हो सकता है कि बोन मेरो सप्रेशन है, या फिर ट्रीटमेंट किससे चल रहा है उसका, कॉर्टिसोल से, मतलब स्टेरॉइड का इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इओसिनोफिल का अगर लेवल हाई है मतलब इसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन से। जब हमने इओसिनोफिल पढ़ा तब भी हमने देखा कि जब भी एलर्जिक रिएक्शन होती है तो क्या होता है, इओसिनोफिल उसमें पार्टिसिपेट करता है। और जो पैरासाइट इन्फेक्शन अगर है तो उसमें भी क्या होता है, इओसिनोफिल का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जो वर्म्स होते हैं, ठीक है, एस्करिस हो जाता है, ठीक है, पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, तो वो भी क्या है, पैरासाइट ही है वो। ठीक है, देन ऑटो इम्यून डिजीज भी अगर है तो भी इओसिनोफिल का लेवल हाई होता है। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, जैसे माइस्थेसिनिया ग्रेविस है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इस केसेस के अंदर इओसिनोफिल बढ़ा हुआ रहेगा। देन अगर लो है अगर इओसिनोफिल, मतलब इंसान को ड्रग टॉक्सिसिटी है, उस इंसान को स्ट्रेस है, या फिर इसके अंदर एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन है। देन बेसोफिल्स, जो कि क्या था, ग्रेनुलोसाइट्स, डायग्राम के अंदर थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, इसके अंदर क्या है, डॉट मतलब ग्रेनुल्स बने हुए। अगर इसका लेवल हाई है, ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन है, ल्यूकेमिया है, ठीक है, कैंसर से बॉडी में कहीं पर भी, या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो चुका है इंसान को। ठीक है, तो ये शो होता है बेसोफिल से। अगर बेसोफिल्स का लेवल लो है, इट मीन्स कि क्या है, प्रेगनेंसी के केस में ये लो हो जाता है, जब ओवुलेशन होता है तब। ठीक है, 14वें दिन, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन होता है उस दिन ओवुलेशन होता है, या फिर इंसान को स्ट्रेस है, या फिर उसको हाइपोथायराइडिज्म से। ठीक है, तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे डब्ल्यूबीजम्स। थायराइड, जो हमारा थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, T4 T3 जो हार्मोन्स है उनका सिक्रेशन कम होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोथायराइडिज्म्स बनेंगे। ठीक है, इसमें कुछ समरी दी गई है। अब हमने कुछ वहाँ पर सिग्निफिकेंस तो पढ़ लिए कि किस सेल के ज़्यादा होने से या क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या बीमारी हो सकती है, या फिर किसके कम होने से क्या शो होगा। ठीक है, अब हम इसमें सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं इसके क्वांटिटी को लेकर। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट जस्ट एक रिवीजन टाइप का है। अगर हम सेल देखें WRBC मतलब इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, तो 4.8 मिलियन μL होती है इन फीमेल्स के अंदर। ठीक है, फीमेल्स के अंदर। मेल्स के अंदर 5.4 मिलियन पर μL होती है मेल्स के अंदर। इसको ऑलरेडी अपन इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, WBC के अगर हम इसको काउंट देखें या फिर इसका जो ल्यूकोसाइट्स का, तो क्या है इसका 5000 से लेकर 10,000 पर μL ये होता है। इसके अंदर हम WBC के अंदर हम देखें जो न्यूट्रोफिल्स कितना है, तो 60 से 70% होगा WBC का पार्ट। इओसिनोफिल 2 से 4% होता है। बेसोफिल 0.5 से लेकर 1% होगा। ठीक है, जो एक ग्रेनुलोसाइट्स है लाइक द लिम्फोसाइट 20 से 25%, और मोनोसाइट 3 से 8% होता है। ठीक है, मतलब हम ये देखते हैं कि WBC जो सबसे ज़्यादा होती है वो कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स वो होती है। ठीक है, कहा गई है न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, लगभग 60 से 70%। सबसे कम क्या होती है, बेसोफिल होती है। लास्ट में हम देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का हम नॉर्मल रेंज भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितनी होती है, 1.5 लाख से लेकर 4 लाख पर μL ये होती है। तो ये हो गए हमारे सेल्स का कुछ समरी। ओके, देन हम देखते हैं ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ग्रुप्स के जो भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप से भी काफ़ी टाइम क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ब्लड ग्रुप एंड ब्लड के टाइप्स। जब जो ब्लड ग्रुप होता है ये कैसे डिसाइड होता है, बेस्ड ऑन द एंटीजन। ठीक है, एंड एंटीबॉडी। अब क्या होता है, ये एंटीजन कहाँ होता है और एंटीबॉडी कहाँ होती है। हमने देखा कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, एंटीजन होता है। और एंटीजन किससे मिलकर बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से एंड ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बना होता है। इस एंटीजन को और क्या बोला जाता है, ए ग्लूटिनोजन। इसको क्या बोलते हैं, ए ग्लूटिनोजन बोलते हैं, जो कि आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये होता है। इसके आधार पर हम ब्लड का टाइप डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। ठीक है, इसके साथ में हम ये देखते हैं कि जो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, और इस एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है, ए ग्लूटिनिन। एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, ए ग्लूटिनिन। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों के आधार पर ही क्या होता है, ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है, चलिए पढ़ते आगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखना।
ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, मतलब ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, या फिर ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, या फिर ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। देखते हैं हम, अगर किसी ब्लड के अंदर, ठीक है, हमने ये देखा है कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द एंटीजन कॉल ब्लड ए एंड ब्लड बी। हमने ये देखा है अगर आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एंटीजन ए है, ठीक है, अगर उसके ऊपर एंटीजन ए है, ठीक है, ये पीपल ऐसा पर इंसान जिसके आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मान लीजिए एंटीजन अगर ए है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी इंसान के ब्लड की जो आरबीसी है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ना तो एंटीजन ए है ना तो एंटीजन बी है, ना तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, तो हम उसको क्या बोलेगा? कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो। तो क्या वो क्या होगा? मतलब ब्लड ग्रुप ओ हो गया भैया, मतलब उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। तो किसके आधार पर हमने ब्लड ग्रुपिंग देगा? एंटीजन के आधार पर, ठीक है, कि भैया आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन ए भी है और बी भी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी हो गया, ठीक है। और अगर एंटीजन है ही नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लाइन के हिसाब से पढ़ लिया। आगे हम कुछ चार्ट के अंदर ये भी देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप्स का क्या देखते हैं अपन, कुछ चार्ट्स देखते हैं। तो हमने ये देखा कि ब्लड ग्रुप जो ए है उसके अंदर में एंटीजन कौन सा होता है? ए होता है, समझ में आ गया। लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगा? भाई ब्लड है तो प्लाज्मा भी तो होगा, प्लाज्मा के अंदर कुछ तो होगा, तो उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होती है? तो एंटी बी होती है। एंटीबॉडी कौन सी होगी प्लाज्मा के अंदर? बी होगी, ठीक है। ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसके अंदर एंटीजन बी और एंटीबॉडी क्या होगी? एंटी ए होगी। एंटीबॉडी क्या होगी? ए होगी, अपोजिट चलेगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है मतलब उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा? ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी कुछ भी नहीं रहेगी, समझ में आ गया। देन ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं रहेगा लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी ए भी रहेगी और बी भी रहेगी एंटीबॉडी, ठीक है। तो इस टाइप को थोड़ा सा आपको याद रखना है। इस चार्ट का आप चाहो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से कुछ भी पूछा जा सकता है। दोनों के आधार पे अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन के अंदर सिर्फ एंटीजन है और एंटीबॉडी का नाम ही नहीं है तो आपको एंटीजन पे लगाना है। अगर एंटीजन का भी नाम है और एंटीबॉडी का भी नाम है तो डेफिनेटली वहाँ पे बोथ का भी रहेगा, तो आपको बोथ लगाना है, ठीक है। अब देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ये होता है कि हम किसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, हम किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसके आधार पे हम देखते हैं कि देखिए ब्लड का जो टाइप है ये बेस्ट टाइप का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने ब्लड के टाइप बाकायदा अच्छे से किया है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। अगर हमें ये पता पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि भाई विच वन इज द यूनिवर्सल डोनर, तो लोगों को बड़े अच्छे से हमें पता है कि यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। लेकिन अगर ब्लड ओ पॉजिटिव भी दिया है ऑप्शन, ओ नेगेटिव भी दिया है, और तो फिर क्या कर लोगे आप? तो भाई तब कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने क्या किया है? पॉजिटिव भी लिया और नेगेटिव लिया। अब एक्चुअल यूनिवर्सल डोनर हमें पता चलेगा, ठीक है, और एक्चुअल यूनिवर्सल रिसीवर भी हमें पता चलेगा। कौन किसको दे सकता है हमें ये भी पता चलेगा, कौन किससे ले सकता है हमें ये भी पता चलेगा, कौन किसको नहीं दे सकता हमें ये भी पता चलेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ब्लड ग्रुप में से काफी टाइम क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एक ब्लड टाइप है, इसको बोलते हैं कंपेटिबिलिटी। कंपेटिबिलिटी मतलब हम किसको दे सकते किसको नहीं दे सकते। ये चार्ट है, ये किसी का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है
तो वो किसे ब्लड ग्रुप अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? ऐसे इंसान को ब्लड दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ए प्लस है, मतलब ए पॉजिटिव है, वो तो ले लेगा। ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, वो भी इसको ले सकता है। ठीक है, ए पॉजिटिव किसको दे सकता है? ए पॉजिटिव को दे सकता है, और ए बी पॉजिटिव को भी ये दे सकता है। ठीक है, ये क्या हो गई बात देने की। ए पॉजिटिव किसको दे सकता है? ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को। किससे ले सकता है? तो भाई ये किससे ले सकता है? तो हमें ये पता चलेगा कि रिसीव ब्लड फ्रॉम किससे ले सकता है? तो ए पॉजिटिव ब्लड, कोई इंसान है जिसका ए पॉजिटिव है, जिसको ब्लड की कमी है, तो किससे ले सकता है? ए पॉजिटिव वाले से ले सकता है, ए नेगेटिव वाले से भी ले सकता है, ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है, और ओ नेगेटिव से भी वो ले सकता है। ठीक है, मतलब अगर ए है, ए पॉजिटिव अगर है, तो ए पॉजिटिव से भी लेगा, ए नेगेटिव से भी लेगा, इसके अलावा वो ओ पॉजिटिव से भी लेगा और ओ नेगेटिव से भी लेगा। आगे हम देखते हैं कोई ब्लड ग्रुप किसी इंसान का मान लीजिए ओ पॉजिटिव है, तो ये किसको दे सकता है? तो हमने ये देखा किसको डोनेट कर सकता है? ओ पॉजिटिव को कर सकता है, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को ये ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन देखना ओ नेगेटिव को तो नहीं कर रहा यार ये, तो हम यूनिवर्सल डोनर नहीं बोलेंगे इसको, ओ पॉजिटिव को। ध्यान रखना आप, ठीक है। अभी तक बोलते आए अपन कि ओ ब्लड ग्रुप ओ मतलब यूनिवर्सल डोनर, लेकिन एक्चुअल में कौन सा वो देखेंगे। ओ पॉजिटिव किसको दे रहा है? ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे रहा है, ओ बी पॉजिटिव को दे रहा है, ए बी पॉजिटिव को भी दे रहा है, बट किसी नेगेटिव को तो दे ही नहीं रहा है, ओ नेगेटिव को भी नहीं दे रहा है, तो हम इसको यूनिवर्सल डोनर तो अपन इसको अब नहीं बोल सकते। ये किससे ले सकता है? ओ पॉजिटिव वाला इंसान सिर्फ ओ पॉजिटिव से ले सकता है या फिर ओ नेगेटिव से ये ले सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बी पॉजिटिव किसको दे सकता है? बी पॉजिटिव वाले को और ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। किससे ले सकता है? तो हमने ये देखा कि किससे ले सकता है ये, तो ये ले सकता है बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। मतलब जिस टाइप का ब्लड है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव से ये ले सकता है, पॉजिटिव वाला। ठीक है, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से तो ले ही सकता है। इसके साथ में हम देखते हैं अगर ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो ये किसको देगा? ओनली ए बी पॉजिटिव को ही देगा। ठीक है, और किससे ले सकता है? तो ये हर किसी से ले सकता है। ए बी पॉजिटिव किसी से भी ले सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोला जाता है? ए बी पॉजिटिव को क्या सकता है? किसी से भी ले सकता है, तो इसको क्या बोला जाएगा अपन को? यूनिवर्सल रिसीवर। मतलब ये किसी से भी ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव। अब ये जो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है यह किसे ब्लड दे सकता है? ए पॉजिटिव को भी दे रहा है, ठीक है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी नेगेटिव को भी ये दे सकता है। ठीक है, देन किससे ले सकता है? तो ये ओनली ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ही ले सकता है, ए नेगेटिव वाला। ठीक है, देन हम देखते हैं कि ओ नेगेटिव किसे दे सकता है? तो हर किसी को ये दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर कौन बन गया? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव कौन बन गया? यूनिवर्सल डोनर बन गया, किसी को भी ये ब्लड अपना दे सकता है। ठीक है, ले किससे सकता है? ओनली ओ नेगेटिव से ही ये ले सकता है। ठीक है, इसलिए जिस किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है उसको ओ नेगेटिव का पता करके रख लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इमरजेंसी में कभी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको सिर्फ वही एक इंसान डोनेट कर पाएगा, बाकी और कोई डोनेट नहीं करेगा। अगर किसी ने कर दिए तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, देन हम देखते हैं ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव। ये किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ये कर सकता है बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव को ये क्या करता है? डोनेट कर सकता है। किससे ले सकता है? तो ओनली बी नेगेटिव से एंड ओ नेगेटिव से क्या करता है? ये रिसीव कर सकता है। ठीक है, नेगेटिव वाले केस में और पॉजिटिव वाले केस में क्या चल रहा है अपन थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, अब किसी का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है तो ये किसको डोनेट कर सकता है? ओनली ए बी वालों को। ठीक है, लेता सबसे है, देता किसी को नहीं है। ठीक है, ए बी वाला कौन है? लेता सबसे है, देता किसी को नहीं है। किसको देता है? ओनली ए बी वालों को ही देता है। ठीक है, लेता सबसे, इसीलिए तो यूनिवर्सल रिसीवर कहलाया है। ठीक है, लेता किससे है? ये ए बी
नेगेटिव किससे ले सकता है ये, तो भैया ए बी नेगेटिव से, ए नेगेटिव से, बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव, मतलब जितने नेगेटिव हैं उससे ले सकता है। अब हमें कुछ आइडिया ये लगाना है कि भैया नेगेटिव वाला किससे ले सकता है, तो याद रखना वो सिर्फ अपने खुद के नेगेटिव वाले से लेगा और ओ नेगेटिव से लेगा, नेगेटिव वाला, ठीक है। लेकिन हमने जब पॉजिटिव वाले देखें तो ये किससे ले सकते हैं, तो अपने खुद के पॉजिटिव से भी ले सकता है, अपने खुद के नेगेटिव से भी ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है और वो नेगेटिव से भी ये ले सकता है। कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या है, ये पूरा की पूरा एक अच्छे से एक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये याद रखने के लायक है क्योंकि एग्जाम से अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। देन हम देखते हैं RH ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब ये RH ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है। RH फैक्टर भी हम इसको बोलते हैं। अब देखिए RH ब्लड ग्रुप जो होता है इसका जो नाम रखा है RH, ठीक है, एंटीजन RH के कारण इसका नाम रखा है, ठीक है। RH फैक्टर इसको बोलते हैं अपन। इसको फर्स्ट देखा गया था ब्लड जो था किसका, रेसस मंकी, रेसस मंकी के अंदर इस एंटीजन को फर्स्ट टाइम देखा गया। इसको क्या, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, RH, रेसस से R, ठीक है। तो रेसस मंकी से क्या रखा गया हमने इसको RH, इसका फैक्टर नाम रखा गया। अब कुछ एलिल्स होते हैं 3 जीन्स के जो क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, जिसको क्या बोला गया, RH एंटीजन बोला गया। अब ऐसे पर्सन जिनके RBC के ऊपर क्या होता है, RH एंटीजन है, तो हम इसको क्या बोला जाता है, RH पॉजिटिव ब्लड बोला जाएगा। उसके ब्लड को क्या बोलेगा, RH पॉजिटिव। अगर RBC के ऊपर RH एंटीजन अगर है तो उसको बोलाएगा RH पॉजिटिव ब्लड बोला जाएगा, ठीक है। और अगर RBC के ऊपर RH एंटीजन नहीं है, उसका लैक है, उसकी कमी है, तो उसको क्या बोला जाता है, RH नेगेटिव हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ब्लड ग्रुप का पार्ट था ऑलमोस्ट ये ब्लड का क्या हो गया, अपना कंप्लीशन की ओर है, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस हैं ब्लड के, क्या होते हैं कुछ फंक्शंस है, काफ़ी वो क्या है, इजी फंक्शंस है। तो हम इसमें देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो भैया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, लंग्स से लेकर कहाँ लेके जाता है, ये कोशिकाओं तक ये लेकर जाएगा। देन एक कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स तक लेकर आता है, फिर वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं एक्सेलेशन के थ्रू, जब हम सांस छोड़ते हैं तो, ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो अभी हम कुछ खाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जाकर डाइजेस्ट होती है और हमारी एलिमेंट्री कैनाल के इलियम से क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, न्यूट्रिशंस ब्लड में चले जाते हैं। फिर वो ब्लड क्या करता है, उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, ठीक है। जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ये भेज देता है। हमारे बॉडी के कुछ हार्मोन्स हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, हीट होती है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड, ठीक है। देन कुछ रेगुलेशंस के काम करता है ब्लड। क्या क्या रेगुलेशन करता है, हमारे बॉडी का पीएच रेगुलेशन करेगा, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, ठीक है, और वाटर कंटेंट को भी ये रेगुलेट करता है ब्लड। अब देखिए क्या होता है, पीएच तो रेगुलेट होता है हमारे बॉडी का, ठीक है, मतलब बॉडी के जो भी फ्लूइड्स है उसका, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है ब्लड। कैसे रेगुलेट करता है, मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37.4 डिग्री सेल्सियस, अगर उससे ज़्यादा हो गया, अगर बुखार हो गया, तो ब्लड क्या करता है मालूम है, ब्लड वेसल्स डायलेट होती है और वहाँ से पर्सपायरेशन होता है, पसीना होता है। पसीना कहाँ से आता है, पानी आया कहाँ से, ब्लड में से आता है, ठीक है। इस टाइप से फिर उसके बाद में हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या रेगुलेट करने में क्या करता है, ये ब्लड हेल्प करता है। अगर टेम्परेचर कम है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम है, सर्दियों का मौसम है मान लीजिए, तो क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और वहाँ से पर्सपायरेशन नहीं होने देगी, ठीक है। इस टाइप से हमारे ब्लड का बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है ब्लड, ठीक है। वाटर कंटेंट जो है, पानी की अगर कमी है तो पर्सपायरेशन नहीं होगा, पसीना नहीं आएगा। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा पर्सपायरेशन होगा, ज़्यादा पसीना होगा, और बॉडी का जो वॉल्यूम है वो रेगुलेट करने में हेल्प करता है ब्लड, ठीक है। देन प्रोटेक्शन का काम करता है। हमने देखा कि भाई ब्लड के अंदर जो होता है तो बहुत सारी WBC है, अलग अलग टाइप के WBC, वो क्या करती हैं, हमें पैथोजन से हमारा प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। ब्लड लॉस का प्रोटेक्शन करती है थ्रू द क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो क्या करते हैं, ब्लड लॉस नहीं होने देते। जैसे अगर
कुछ ओपन वुंड होता है, कुछ कट लगता है, तो ज़्यादा ब्लड नहीं बह पाता है क्योंकि ब्लड के अंदर कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ फैगोसाइटोसिस का फंक्शन होता है, वाइट ब्लड सेल जो होती है WBC क्या करती है, पैथोजेंस को खा जाती है, जिसके कारण से हमें क्या बीमारी नहीं हो पाती है, ठीक है। इस टाइप से डे फ्रेंड्स, ये था अपना टोटल ब्लड का पार्ट था, ठीक है। थैंक यू। आगे हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास में कुछ नेक्स्ट PPT है, जिसको बेसिक हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये सिलेबस का पार्ट एक्चुअल में सिलेबस के अंदर हमने जब देखा